हेलो बच्चों, दिस इज शुभम कुमार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न्स एंड साथ के साथ आपको किस किस टाइप की किताब पढ़नी चाहिए अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इनके बारे में बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग मेरे मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास क्लास 12 फिजिक्स का 2020-21 का सिलेबस है। आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में टोटल 9 यूनिट्स आएंगे, जिसमें से आपका पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, पांचवा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, छठा है ऑप्टिक्स, सातवां है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, आठवां है एटम एंड न्यूक्लियाई, नौवां है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी यूनिट्स में कितने चैप्टर्स हैं और इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका एक ओवरव्यू दूंगा। तो आइए चलते हैं। तो पहला हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 2 चैप्टर आते हैं आपके इसके अंदर। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आप ये जानोगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। चार्ज के ऊपर 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे, जिसमें हमने ये बताया था कि लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। आपको ये भी पढ़ना है। और इसके बाद आपको इसी के बेसिस पे कूलम्स लॉ पढ़ना है, जिसमें हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, और वो फार्मूला आता है F में K Q1 Q2 अपॉन में R²। फिर उसके बाद आता है आपका कि अगर एक चार्ज है और उसके आसपास कई सारे चार्ज है, तो उन कई सारे चार्जेस की वजह से उस एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा होगा, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो वो आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है फील्ड के बारे में। फील्ड क्या है, फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर आपका आता है कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है गॉस लॉ एंड उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है आपको। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर में आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है पोटेंशियल के बारे में, फिर पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, फिर पढ़ना है आपको पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल की वजह से एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और एट एनी पॉइंट, इनके बारे में आपको पढ़ना है। वैसे अगर मैं बता दूं आपको, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है। वो क्यों होता है, जब मैं इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा इसमें। फिर आपको पढ़ना है कि 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की वजह से हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये आपको पढ़ना है। और अगर 2 पॉइंट चार्ज से ज़्यादा सिस्टम हो तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, आपको वो निकालना है। आपको रिलेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका आगे बढ़े तो हमारा आता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसमें आपको फिर पढ़ना है कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, वो आपको पढ़ना है। डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। कैपेसिटेंस आपको पढ़ना है, पैरेलल प्लेट के बीच में कितना कैपेसिटेंस होता है, और अगर हमने उन प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दिया तो उसके अंदर कितना कैपेसिटेंस होगा, वो निकालना है आपको। तो ये सब पढ़ना है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। इसके बाद आपका आता है, आगे बढ़ते हैं तो यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें तो कुछ बातें आपने 10th में पढ़ी होगी, जैसे कि करंट क्या होता है और ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, करंट वोल्टेज के बीच में ग्राफ आपने बनाया होगा, पावर के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में, रेसिस्टिविटी के बारे में, ये सब आपने पढ़ा होगा 10th में। तो यही सब आपको फिर से पढ़ना है। इसमें आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना है, मोबिलिटी पढ़ना है, और आपको रिलेशन पढ़ना है विद कंडक्टेंस। फिर आपको पढ़ना है एक मेटालिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ चार्ज कितना होता है, ये पढ़ना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना है, मोबिलिटी पढ़ना है, और उसके रिलेशन पढ़ना है करंट के साथ। ठीक है, कंडक्टिविटी पढ़ना है, रेसिस्टिविटी पढ़ना है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। और हाँ, जो हमारा चैप्टर 2 था
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो उसमें भी आपको सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। उसमें आपको कैपेसिटेंस दिए होंगे और इसमें आपको रेसिस्टेंस दिए होंगे सीरीज़ और पैरेलल में, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है, इसमें एक नई चीज़ पढ़नी है आपको, किरचॉफ्स लॉ आपको पढ़ना है और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। उसमें आपको व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है यूनिट 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आपको सबसे पहले तो पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है कि बायोट-सावर्त लॉ क्या होता है, उसके ऊपर फिर उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं आपको। फिर आपको इसमें सोलेनॉइड के बारे में पढ़ना है। अगर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, आपको ये पढ़ना है। आपको ये पढ़ना है कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज मूव करे तो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा, ये पढ़ना है। साइक्लोट्रॉन के बारे में आपको पढ़ना है, और साइक्लोट्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है 5 मार्क्स में। इसमें आपको इसकी डेफिनेशन, इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब के बारे में आपको इसमें लिखना होता है। फिर इसमें आपको पढ़ना है गैल्वेनोमीटर के बारे में, एंड देन कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है चैप्टर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें आपको ये पढ़ना है कि करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में आपको पढ़ना है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ना है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ना था, वैसे ही यहाँ पे हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें जैसे फर्स्ट चैप्टर में हुई थी उसी की टाइप की होगी, स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें इसमें सेम वैसे ही होगी, बस वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था और इस चैप्टर में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है। इसमें भी आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको ये पढ़ना है कि एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। फिर आपको ये पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना कितना होगा, ये आपको पढ़ना है इसमें। फिर आपको पढ़ना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क एक्ट हो रहा होगा, वो निकालना है आपको। देन फील्ड लाइंस, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एलिमेंट्स, इनके बारे में आपको पढ़ना। फिर आपको पढ़ना है पैरा, डाई, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है, विद एग्जांपल्स के साथ आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। और मैं ये आपको बता दूं कि ये 2 चैप्टर 4th और 5th ये हमारे यूनिट 3 के थे। किसके थे? यूनिट 3 के थे। यूनिट 3 में आपके 2 चैप्टर हैं। फिर आता है आपका यूनिट 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इस यूनिट के अंदर आपके 2 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और 7वां है आपका अल्टरनेटिंग करंट। पहले चैप्टर में आपको तो पहले ये पढ़ना है कि इंडक्शन होता क्या है, फिर फ्राडेज लॉ, फिर इसमें इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट, लेंज लॉ, एडी करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये आपको पढ़ना है इसमें। देन फिर आपको पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी करंट जिसे कहते हैं, एसी डीसी करंट आपके होता है ना, तो ये आपको पढ़ना है एसी करंट के बारे में। इसमें आपको पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, एलसी ऑसिलेशन, सीरीज सर्किट, रेजोनेंस, पावर इन एसी सर्किट, पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, इनके बारे में आपको पढ़ना है इसमें। काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसमें आपको फेज़ और फेज़ डिफरेंस निकालना आना चाहिए, जो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में एसएचएम में, तो उसका यूज़ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि बुक 1 का लास्ट चैप्टर होगा, यूनिट 5th। इसमें से इस यूनिट में सिर्फ एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वेव आखिर बनी कैसे। ये दो वेव्स का रिज़ल्ट है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का साथ में वाइब्रेशन रिज़ल्ट जो आता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट हो रखी है ये वेव, तो इसलिए इसका नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपको क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है और उसके ट्रांसवर्स नेचर के बारे में पढ़ना है। इसके बाद फिर आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये आपको पढ़ना है। इसमें रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है यूनिट 6 ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपके 2 चैप्टर हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहला चैप्टर है आपका, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर फार्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर, रेयर फ्रैक्शन आपको पढ़ना है। पावर ऑफ लेंसेज के बारे में पढ़ना है। फिर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, ये सब आपको पढ़ना है। प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। हमारे स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है ये पढ़ना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है और मैग्नीफाइंग पावर उसमें हम निकालते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना है इसमें। फिर इसके बाद आता है इसका दूसरा चैप्टर जो कि है वेव ऑप्टिक्स। तो एक साउंड वेव आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसमें आपको लाइट वेव पढ़ना है। इसमें आपको ये पढ़ना है कि लाइट के वेव नेचर भी होता है, लाइट का वेव नेचर आप पढ़ोगे इसके अंदर। इसमें सबसे पहले वेव फ्रंट एंड हाइजेंस प्रिंसिपल आपको पढ़ना है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फॉर्म्स, ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज़ करके आपको इसको प्रूव करना है। इसमें इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, इसमें आपको कोहेरेंट सोर्सेस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इन सब के बारे में पढ़ना है। ब्रिस्टर्स लॉ, तो ये सारी बातें इसके अंदर आपको पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में। ये भी काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, ढंग से पढ़ोगे तो काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। इसके बाद आपका आता है यूनिट 7 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें आपके सभी एक ही चैप्टर हैं। इसमें आप ये पढ़ते हो कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट के 2 नेचर होते हैं, एक तो वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव नेचर हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में, पार्टिकल नेचर हम पढ़ते हैं इसके अंदर ड्यूअल नेचर में। इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लियोनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, फिर आपको पढ़ना है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रॉगली रिलेशन, डेविएशन ग्रामर्स, एक्सपेरिमेंट, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, और इस जस्ट ये एक ओवरव्यू है तो इसलिए मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, पूरा आपको मिलेगा जब मैं इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, वहाँ पढ़ेंगे बिल्कुल मज़े से। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एटम एंड न्यूक्लियाई। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 12 एटम और चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। चैप्टर 12 में सबसे पहले तो आपको रदरफोर्ड के द्वारा जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया गया था वो पढ़ना है आपको, और फिर पढ़ना है बोर्स मॉडल, उसमें उसका एनर्जी लेवल्स और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। इसमें छोटा सा चैप्टर है, इजीली हो जाता है। इसके बाद आता है चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। इसमें आपको न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन एंड साइज़ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है अल्फ़ा बीटा एंड गामा पार्टिकल के बारे में पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। रेडियो एक्टिव डिके पढ़ना है आपको, रेडियो एक्टिव
रेडियो एक्टिव डिके लॉ पढ़ना है आपको, हाफ टाइम, मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फ्यूज़न, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लास्ट यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें आपका एक ही चैप्टर है सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। इसमें आपको एनर्जी बैंड एंड कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है, फिर पढ़ना है आपको सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, फिर उसके बाद सेमी कंडक्टर डायोड और उसके करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है जब वो फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइस में होगा। डायोड पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ना है, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, जेनर डायोड और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। जेनर डायोड को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ही पढ़ते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको इन चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। हर चैप्टर की डिटेलिंग्स हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से मेरी आगे आने वाली वीडियोस में। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसके एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में। तो 2020-21 में अभी तक सीबीएसई ने कुछ परफेक्ट नहीं बताया है एग्ज़ाम को लेकर। अभी सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपका रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे 27 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और अप्लाइंग पर आएगा आपका 22 मार्क्स का क्वेश्चन। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपको कितना याद है, आपने कितना समझा है, उसके ऊपर आपके 27 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अप्लाइंग का मतलब है कि जो भी आपने समझा है उसको आप किसी चीज़ पे कैसे अप्लाई करोगे, मतलब इसमें आपको न्यूमेरिकल्स दे देंगे तो वो आपके 22 मार्क्स के आएंगे। और फिर लास्ट में आता है एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये आपका आता है 21 मार्क्स का। तो इस तरीके से अभी सीबीएसई ने टोपोलॉजी दिया है क्वेश्चंस के। उसने अभी सीबीएसई ने ये नहीं बताया कि आपके 1-1 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन होंगे, ये नहीं बताया गया है। तब तक के लिए लास्ट ईयर का जो पैटर्न था आप उसी को फॉलो कीजिए। इसके बाद अगर मैं बुक्स की बात करूं तो बुक्स के लिए हर बच्चे की अपनी अपनी पसंद है। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी को तो छोड़ना मत, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जितने भी हैं वो करो। और रेफरेंस बुक में मैं ये प्रेफर करूंगा कि एसएल अरोड़ा ले लो और फिर उसके बाद एग्ज़ाम आइडिया कर लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो और कोशिश करो फिज़िक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझने की। ठीक है, जहाँ पे थ्योरी है उसे याद कर लो और कॉन्सेप्ट यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास 12th फिजिक्स का सिलेबस क्लियर होगा और अब उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चा क्लास 12th का फिजिक्स का सिलेबस जान पाए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।